नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। आज जो हमारा भाषा शिक्षण वाला जो पॉइंट चल रहा है हिंदी वाला, उसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यदि हम यहाँ पर भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा जनरलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट चलाना कि चाहे भाषा शिक्षण के सिद्धांत की अगर बात करें, चाहे वो आपके पास यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें या संस्कृत में बात करें, या फिर आपके पास यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए आपको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करनी है। और यदि आप प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कर लेंगे तो ये टाइटल जो है वो आपके लिए मल्टीटास्किंग में यूज़फुल हो जाएगा। यदि अगर हमको यहाँ पर संस्कृत की प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमको इंग्लिश के प्रश्न अगर अटेंड करने होंगे तो भी हमको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर इतना तो थोड़ा बहुत इसमें से इसकी जो चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या फिर अन्य भाषा के कॉन्टेक्स्ट में या फिर अन्य विषय के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम सभी जगह जो है वो इनको कहीं ना कहीं यूज़फुल मानते हुए दिखाई देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जब हम आगे की तरफ इसमें चलते हैं तो सबसे पहला हमारे पास जो सिद्धांत आता है उसका नाम है स्वाभाविक रुचि का सिद्धांत। इसमें ऐसे देखो कि उसने कहा स्वाभाविक रुचि का सिद्धांत। अब यहाँ पर हमारे पास जब बात अगर आती हुई दिखाई देती है तो उन्होंने कहा कि इसका आधार मनोवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि जन्म से ही तो सबकी रुचियाँ अलग अलग हैं। हाँ, ऐसा नहीं कहते हैं कि अगर आप करोड़ों अरबों लोगों को अगर एक साथ ले लो और वहाँ पर कह दो कि अरे इनकी दो की तो एक रुचियाँ एक समान है, पर यहाँ पर अगर टोटल कि हो सकता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर या मेरी कोई 10 या 12 रुचियाँ हैं और मेरे बच्चे की अगर कोई 10 या 12 रुचियाँ हैं तो हो सकता है कि इसमें से 5-5, 6-7 पॉइंट मिल जाए, बाकी के 4-4 पॉइंट न मिले। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता हुआ दिखाई देता है कि स्वाभाविक रुचि का सिद्धांत हर किसी की अपनी रुचि होती है और उसकी रुचि को ध्यान में रखकर ही कहा जाता है कि शिक्षण कार्य करना हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन क्या आप कक्षा कक्ष में आपके पास जितनी यहाँ पर रुचि के बच्चे बैठे हुए होते हैं, क्या उनके हिसाब से आप अपना शिक्षण कार्य करने का दमखम रखते हैं? तो उत्तर आता है नो। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर क्या करेंगे? तो इसमें यहाँ पर ये देखा जाता है कि कॉमननेस निकाला जाता है। जो मैंने अभी आपको यहाँ पर कहा कि अगर हो सकता है कि हम यहाँ 40 बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो 40 में से यहाँ पर कॉमन वाला जो पॉइंट है जिस पर एग्री होता हुआ दिखाई दे, उस बिहाव पर चलने का प्रयास करें। तो यदि हम उस बिहाव पर चलने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारा काम जो है वो ज़्यादा बेटर होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पर बात ये आती हुई दिखाई देती है कि बालक क्या पढ़ना चाहेगा, क्या नहीं पढ़ेगा। ये भी हमारे पास यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो डिपेंड ऑन उस पर करता है। तुम यदि कहोगे कि नहीं ये पढ़ो, उसको कहना नहीं ये नहीं पढ़ना, मेरे को ये पढ़ना है। क्यों? तो उसके पीछे जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और ये मूल प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से निर्भर करते हुए दिखाते हैं। जहां पर हम मैकडॉगल नामक मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो वो जो है बेसिक इंस्टिंक्ट्स की जब अगर बात करते हैं तो 14 बताते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए अपने को यहाँ पर हाँ, इसमें एक आप अपने जनरल जो है व्यू याद रखेंगे कि हाँ, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये, जिसमें बालक पर निर्भर करता है कि वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता। और विशेष करके ये भी जो है उसकी कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और मूल प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी में जो है हमारे पास वहाँ पर पॉइंट आता हुआ दिखाई देता है, तो उसको जो है हम वहाँ पर विस्तार से डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो ये जो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इसमें चाहे आपके पास यहाँ पर फ्रॉबेल हो, चाहे आपके पास यहाँ पर मॉन्टेसरी हो, चाहे जॉन डीवी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पार्क हो, चाहे ईस्ट हो, आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये जो हमारे पास यहाँ पर क्रियाशीलता का सिद्धांत आता है, इसका सपोर्ट किया है क्योंकि एक बात तो तय है शिक्षण कार्य में कि यदि एक पक्ष एक्टिव होगा और दूसरा पक्ष यदि पैसिव होगा, एक जो है वहाँ पर एक तरफ वाला व्यक्ति यदि क्रियाशील है और दूसरी तरफ वाला अक्रियाशील है, तो इसका मतलब है कि आप मान लीजिए, समझ लीजिए कि आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कितने उद्देश्यों को जो है वो प्राप्त कर पाएंगे, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए यदि यहाँ पर मारिया मॉन्टेसरी की बात करें, फ्रोबेल की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, जॉन डीवी की बात करें, पार्क या ईस्ट की बात की जाए, तो ये सभी इसी बात को लेकर के तो सपोर्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन में क्रियाशीलता का महत्व तो है। पर बात ये आती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमको उसको जो है क्रियाशील अगर रखना है, तो क्रियाशील रखने का मतलब ये है कि क्या उसको खेलने कूदने के लिए छोड़ दें? आंसर आता है नो।
इसका मतलब है कि लगातार आपकी जो है वहां पर आप उनसे अंतरक्रिया करते रहो। और अंतरक्रिया करने का सबसे बेस्ट, जैसे ही आपको लगा कि कोई विद्यार्थी पेशी मोड में गया, आपने कहा क्यों राजेश, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, या राजेश आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब है यहां पर कि जैसे ही आपने ये मोड चालू किया, इसीलिए तो कहा जाता है कि जब कक्ष में खड़े हो तो वहां पर आपको जो है विद्यार्थियों के यदि नाम प्रॉपर तरीके से याद हैं तो संपूर्ण कक्षा को प्रश्न पूछकर, उत्तर पूछ करके, कुछ उनको काम दे करके, कुछ उनसे काम ले करके, या फिर जो है वहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कक्ष में उस टॉपिक विशेष से रिलेटेड हो तो वो उनको दे करके जो है उनको क्रियाशील रखा जा सकता है। ये जो है यहां पर मेन बात इसमें आती है। अपने को यहां पर दो एक बातें याद रखनी है। एक बात तो ये कि क्रियाशीलता के सिद्धांत के समर्थक कौन से विद्वान हैं। दूसरा याद रखना है कि क्या क्या आपके पास तरीके हैं जिसकी सहायता से आप बच्चों को कक्ष में एक्टिव रख पाएंगे। तो ये जो है यहां पर दोनों बातें इसमें आपको ये ध्यान रखना है। बाकी ये पैराग्राफ में बहुत मोर देन इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें आपको कीवर्ड की सहायता से ऐसे में यहां पर आगे बढ़ना है। फिर बात आती है अभ्यास का सिद्धांत। जीवन में यहां पर कहते तो हैं समय है अभी अभ्यास का, समय है अभी अभ्यास का, समय है प्रैक्टिस का। एग्जाम तो होगी ये तो तय है, एग्जाम तो होगी ये तय है। अब वो जो है वहां पर कितने के लिए लेगा वो अपने ऊपर निर्भर नहीं है। आज हमारे पास यहां पर अगर समय है तो क्या हम उस समय में बार 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 उन चीजों को जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं? आंसर आता है कि अपने को करना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है कि आज नहीं तो 4 दिन, 4 दिन नहीं तो 40 दिन, 40 दिन नहीं तो 4 महीने बाद इस पर्टिकुलर अगर एग्जाम से सामना करना है तो क्यों न जो है अभी हमको जो काम मिला है उस काम को बढ़िया तरीके से बार बार जो है वो वहां पर उसका अभ्यास करते रहें। और अभ्यास करने का कभी कभी फायदा ये भी होता है कि जो आपको समय के सापेक्ष में कठिन चीजें लगती है वो धीरे धीरे सरल भी लगने लग जाती है। और लंबे समय तक यदि अगर आपको किसी कंटेंट को याद रखना है तो उसमें भी यहां पर अभ्यास का महत्व है। थॉर्नडाइक जैसा विद्वान भी जो है यहाँ पर E.L. थॉर्नडाइक जैसा विद्वान भी जब अपने यहाँ पर नियम देता है सीखने संबंधित तो उसमें वहां पर लॉ ऑफ प्रैक्टिस पर विशेष करके बल देता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए हमारे पास वहां पर जो हम बात इसमें करते हैं तो उन्होंने कहा कि पाठ योजना जब हम पढ़ाते हैं या पाठ योजना जब बनाते हैं उसमें भी वहां पर पुनरावृत्ति की बात की जाती है। क्यों? तो उसके पीछे लॉजिक यही आता हुआ दिखाता है कि पुनरावृत्ति का मतलब यहाँ पर उसकी आवृत्ति, उसका अभ्यास, उसका रिपीटेशन जो है हमको बढ़िया तरीके से करवाना है। इसलिए तो जो है उसकी यहाँ पर जरूरत होती हुई दिखाई देती है। यही हमारे पास यहाँ पर अभ्यास का सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इसलिए पढ़ने के प्रोसेस में किसी भी चीज को आप जो है यहाँ पर जितनी बार, कभी कभी क्या है कि जैसे मान लो अगर अभी आपके सामने एग्जाम का डेट अगर फिक्स नहीं है तो आप किसी एक सब्जेक्ट को बना लीजिए कि इसका तो इतना अभ्यास करूंगा कि पूछने वाले को चैलेंज दे दूंगा कि पूछो अब इसमें से क्या पूछना है। मजा आता है, एक अलग प्रकार का मोटिवेशन आता है, लेकिन किससे? वो जो है यहाँ पर केवल सोचने से नहीं होगा, काम करने से होगा। और काम करने वाला इस दुनिया में आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। फिर बात आती है यहाँ पर बोलचाल का सिद्धांत। जिंदगी में क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर जो अध्यापक वृंद हैं वो, या अगर हम यहाँ पर बात करें तो कक्ष की बात की जाती है तो उसमें जो है तोते जैसे रटना सिखाया जाता है। और तोते जैसे जब रटना अगर सिखाया जाता है तो क्या इस तोते जैसे रटने का मतलब तो वो घर भी बैठ करके वो रट लेता, फिर तुम्हारे पास यहाँ पर क्यों आया? तो उन्होंने कहा कि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है वो आपको बोलचाल की भाषा में उसको फिनिश इस प्रकार से यहां पर फिनिश करने का प्रयास करें कि पता ही न पड़े। हमने भी हमारे जीवन में यहां पर मनोविज्ञान नामक एक टाइटल इस प्रकार से हमको भी हमारे पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है कि समझ में नहीं आता था कि अरे 40 मिनट का लेक्चर खत्म हो गया। तो वहां पर यह है कि क्या, तो उनका ये सिद्धांत था यहां पर कि कोई भी अगर टाइटल डिलीवर करने के लिए आ रहे हैं तो टाइटल डिलीवर करने के लिए आते थे तो वहां पर उसको जो है इतना प्रैक्टिकल वे में, इतने बोलचाल की भाषा में पढ़ा देते थे कि जो है वो कभी भी वहां पर भूलने वाली कंडीशन में नहीं जाता था। क्योंकि तोते जैसे रटने वाली चीजें हमेशा लॉन्ग लाइफ जो है आपको याद नहीं रहती।
तो इसलिए यहां पर बच्चों के साथ अगर रैपिड स्टडीज करना है, तादाद में स्थापित करना है, मतलब संबंध बनाने हैं, बच्चे जो है वो हमको बढ़िया तरीके से यहां पर तादाद में हो जाए हमारे से, यहां पर रैपिड स्टडीज कर ले और हमारी एक बात को ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे तो देखिए फिर आपके कक्षा कक्ष के ऑब्जेक्टिव जो है कितना बढ़िया तरीके से प्राप्त होते हैं। तो हर चीज में बोलचाल वाला कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है, बशर्ते ये है कि टीचर के पास जो टॉपिक पढ़ा रहा है उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसने जो है वहां पर मंथन किया है या नहीं किया। यदि मंथन किया है तो निकाल पाएगा, अन्यथा तो यहां पर जो किताबों में लिखा हुआ है वो बात जो है आपके सामने रट करके सुना देगा और अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए यहां पर दो विद्वान भी इसमें आते हैं, जिसमें एक का नाम है कॉमिनियस और दूसरा है वो जॉन लॉक। इन्होंने कहा कि भाषा को पहले बोलचाल के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, बातों में फिर उसको जो है आगे की तरफ। आप देखो घर में आपके अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आपने सीधे कहा उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं सुनता, लेकिन आपने उसको बातों में घुमा करके फिर वहां अगर ले गए तो वो जो है आपके साथ बढ़िया तरीके से एसोसिएट हो जाता है, कारण कि आपने उसको बोलचाल में पता ही न पड़ने दिया कि आप जो है इसको किधर की दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए चाहे हमारे पास यहाँ पर गणित विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान पर्यावरण हो या संस्कृत हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो या आदि और भी हमारे पास यहाँ पर विषय हो, इन सभी विषयों में यहाँ पर इस बोलचाल के सिद्धांत का बड़ा ही अपना महत्व होता हुआ दिखाई देता है। फिर बात आती है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो सिद्धांत है, इसका मीनिंग या इसका अर्थ क्या है? तो कहते तो यही है कि इस संसार में एक ही माता पिता की जुड़वा संतानें भी क्यों न हो, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। अब जब तुम्हारी कक्षा कक्ष में इतनी सारी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं तो इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को आप कैसे हैंडल करोगे? आप देखो खुद जब अगर आप लिखाते हो तो कुछ तो आपके साथ दनादन जो है लिखते रहते हैं, कुछ कहते हैं सर धीरे से हम लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा स्पीड कम कीजिए। कोई यहां पर इस प्रकार का लिखता है कि अगर हम उससे पूछ लेते हैं तो वो भी नहीं बता पाता, और कोई इतना जो है मोती जैसा यहां पर सुंदर पॉइंट लिखता है कि वो हम भी नहीं जानते। तो इसका मतलब यहां पर कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहां किस पॉइंट को लेकर के, तो जितने भी हमारे पास यहां पर मनोवैज्ञानिक चर हैं, जितने भी हमारे पास यहां पर साइकोलॉजिकल वेरिएबल हैं, उन सारे ही साइकोलॉजिकल वेरिएबल पर कहीं न कहीं व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। इसीलिए तो कभी कभी कहा जाता है कि कक्षा को जो है वो हेट्रोजिनिटी से होमोजिनिटी की दिशा में ले जाने का प्रयास करना होता है, और जब अगर हम यहाँ पर हेट्रो से होमोजिनिटी की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे तो उसमें कुछ कॉमन चीजें ढूंढनी पड़ेगी, और जब तक उन कॉमन चीजों का हमका अंदाजा नहीं होगा, हमको पता नहीं होगा, तब तक जो है हम हमारी कक्षा को बढ़िया तरीके से नहीं चला पाते। कई बार कॉम्पिटिशन की दुनिया में भी यहाँ पर इस प्रकार के मैटर आते हैं कि जैसे मान लो अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भयंकर वाली कक्षा कक्ष में हैं तो कुछ टीचरों का कहना होता है कि अरे ये जो है हमको बार बार यहाँ पर परेशान करता है, पढ़ा नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि क्या आपको उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान है, क्या कारण है, जानना पड़ेगा, क्योंकि सभी की कक्षाओं में तो इस प्रकार का यहाँ पर माहौल खड़ा नहीं होता, आपकी कक्षा में ही क्यों होता है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपके पास यहाँ पर जो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जिसमें जो व्यक्तिगत भिन्नता वाला जो पॉइंट है, उस पर आप बढ़िया तरीके से अपनी पकड़ नहीं रखते, और न रखने के कारण ही जो है वो यहाँ पर इसमें आपको समस्या आती हुई दिखाई देती है। फिर बात आती है तार्किकता का सिद्धांत। तो तार्किकता के सिद्धांत में बात यह है कि कोई भी कंटेंट हो उसको जो है एक लॉजिकल सीक्वेंस में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी ये कहा जाता है कि जैसे हमारे पास जो टेक्स्ट बुक आई, उस टेक्स्ट बुक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जिस प्रकार से चैप्टर्स रखें, अब जब वहां पर अगर चैप्टर रखे तो कभी कभी पढ़ाने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि नहीं यार पहले के बाद तीसरा पढ़ाएं और फिर दूसरा पढ़ाएं तो वो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कंपटीशन की दुनिया में अगर किसी सिलेबस की बात करें तो वहां पर एक जगह उसने लिख दिया आर्थिक विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरी बहुत आगे लिखता है 8वीं 9वीं यूनिट में आर्थिक विकास के तत्व। अरे ये चैप्टर तो इससे रिलेटेड था। उसके बाद अगर आप दूसरा लिखोगे तो बच्चे कहेगा कि यार इसके बाद ये आ गया और ये जो है पीछे की तरफ है, ये पढ़ाया ही नहीं।
तो यहाँ पर काम की जो बातें हैं कि कभी कभी कुछ कंटेंट, कुछ विषय वस्तु इस प्रकार से ऑर्गेनाइज होती है या कर लेना चाहिए अध्यापक को कि प्रॉपर उसके द्वारा जो बातें बताई जा रही है उसमें वहाँ पर तार्किकता की बात है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर फिर उसी प्रकार से आगे एक जनरल कि भाषा के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो 2 पॉइंट आते हैं हमारे पास, एक ग्रहण और एक अभिव्यक्ति। जो 4 कौशल है उसमें से 2 ग्रहण के लिए है, रिसेप्टिव, और 2 जो है हमारे पास एक्सप्रेस के लिए है। तो जब अगर हम रिसेप्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पर सुनना और लिखना आता है। उसी प्रकार से बोलना जो है दूसरे के विचारों को हम 2 रूपों में ग्रहण करते हैं, या तो सुनने से या फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास पठन से। उसी प्रकार से यहाँ पर जब अगर हमको व्यक्त करना हो तो व्यक्त करने के दौरान बात आती है तो बोलकर या लिखकर जो है वो बात हमारे पास आती हुई दिखाई देती है। तो ये आपके पास यहाँ पर इसमें तार्किकता से रिलेटेड जनरली बातें। फिर जब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो अगला पॉइंट आया बाल केंद्रितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। एजुकेशन का मतलब ही वही है, शिक्षा का मतलब ही वही है, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है उसको धरे रखिए। यदि तुमने यहाँ पर विद्यार्थी को शिक्षा के केंद्र में लेकर के यदि उसके हिसाब से यहाँ पर बातें अगर आपने नहीं की तो फिर आपके पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उन्होंने कहा कि ये भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि यदि विद्यार्थियों को सेंटर में रख करके आप सेंटर में रखेंगे तो क्या उसकी अपनी रुचि होगी, उसकी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं होगी, उसकी अपनी आवश्यकताएं होगी, उसका अपना एक मनोविज्ञान होगा, उसका एक अपना पृष्ठभूमि होगा। तो इन सब सारी बातों को क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि इन सब सारी बातों को जो है वो हमको बढ़िया तरीके से यहाँ पर हैंडल करना होगा, तभी तो जाकर के जो है हम यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र के जो अधिक से अधिक उद्देश्य हैं उनको जो है पूरा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है इसमें अगला पॉइंट अनुकरण का सिद्धांत। अब ये है कि प्रारंभिक जो समय है जो हमारे पास यहाँ पर रिसेप्टिव वाला जो पॉइंट आता है, जो इनकमिंग होती है, उसमें अनुकरण का महत्व तो है, और अनुकरण के दम पर ही जो है वहां पर आगे बढ़ता है, बाद में अपनी इस क्रिएटिविटी का उपयोग करके और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे पास यहाँ पर यह हमारे जीवन में जो है वो अनुकरण का विशेष महत्व तो है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जहां अध्यापक एक आदर्श रूप में उनको कोई बातें बताए और फिर जो है विद्यार्थी वर्ग उनका जो है अनुकरण करे और फिर यहां पर आगे बढ़े। तो ये क्या दूसरे उसमें भी आता है काम में, आंसर यस। कोई सा भी यहाँ पर विषय हो, जब उसके शिक्षण के सिद्धांत की अगर बात की जाती है तो वहां पर इन सब बातों को हाईलाइट उसमें किया जाएगा। ठीक है, फिर यहां से आता है हमारे पास चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत में जैसे इसमें यहां पर कि कब और किस सिद्धांत का सहारा लिया जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक टाइटल आपके लिए भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। चयन का सिद्धांत कि कब और क्या पढ़ना है, कब और क्या पढ़ना है, किस प्रकार का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन विधियों की सहायता से पढ़ना है। तो जब अगर हमारे पास यहां पर यह कब होगा, यही होगा कि एक अध्यापक पाठ योजना बनाते समय वो कहेगा कि नहीं यार ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड बेस्ट मेथड जो है वो हमारे पास यहां पर ये हो सकती है, एक अच्छी वाली समस्या है जो लॉजिकली रूप में आगे बढ़ती है ये, तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं समस्या समाधान विधि की सहायता से, और इसके लिए हमको ये सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि इसने यहां पर पहले से ही चयन कर लिया और बेस्ट वाला चयन कि किस कंटेंट को किस रूप में यहां पर, क्योंकि हर एक कंटेंट को हर एक सिस्टम से अगर आप उसी यांत्रिक रूप में अगर उसको प्रवाह करने का प्रयास करोगे तो फिर उसका कोई मतलब यहां पर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहां पर चयन का सिद्धांत का महत्व भी इसमें कि कब और किस सिद्धांत का सहारा लिया जाए, इसकी सटीक जानकारी भी जो है वो अध्यापक को होनी चाहिए। ठीक है, तो आज जो है वो अपने पास यहाँ पर भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य बातें यही है और यहीं पर अपने को विराम देना है। जय हिंद।